नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पड़ोसी युवक पर यह आरोप लगे हैं कि उसने ही इस युवक पर चाकूबाजी की, चाकू से उस पर हमला किया। दरअसल आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आ रही है। सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी बाजार की ये घटना है। एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। ये युवक जो था वो पड़ोस में रहता था। पहले ये बात सामने आई कि मजाक चल रहा था और मजाक की बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई, आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस युवक ने आक्रोश में आकर दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं सिवान में युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। आगजनी कर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में आदित्य की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप पड़ोस के युवकों पर लगा है। महाराजगंज के रेलवे ढाला के पास लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार से लोगों का गुस्सा सामने फूट पड़ा है। आगजनी की जा रही है, टायर जलाए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो जहां परिजन रो तो रहे हैं, गमगीन है, लेकिन इसके बावजूद शव को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गुस्सा, आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या घटना है, कैसे क्या हुआ है? वो हम लोग घर पे जा रहे थे। घर पे जाने के बाद वो मजाक किया। कौन मजाक किया? आशिक। हाँ। आशिक निकाल के चाकू मार दिया। कौन चाकू मारा है? संजय राव। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद हम पूछे कि क्या बोले रहे, तो वो बोल रहा है, संजय राम बोल रहा है कि चाकू मार देने वाले। उसको हम लेकर हॉस्पिटल भागे वहाँ पे। हाँ, उसके बाद से वो भाग गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, अभी क्या कुछ हालात हैं वहां पर? गुस्सा काफी ज्यादा है, क्या पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है? चीजें वहाँ पे तो लोग काफी आक्रोशित है। रेलवे ट्रैक के पास उन्होंने ढाला जो होता है वहाँ सड़क में जाम कर दिया है और जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और जो युवक की हत्या हुई है, आदित्य की हत्या हुई है, चाकू मारकर आपसी विवाद में हत्या का कारण बताया जा रहा है। परिजन जो है, चूंकि इकलौता खाने और कमाने वाला घर का युवक था, तो जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वही जो हत्या का आरोप लगा है बगल के कुछ युवकों पर लगा है। ये बीती रात की घटना है और जब स्थानीय लोग जैसे ही यहाँ शव पहुंचा घर पे पोस्टमार्टम के बाद, तो स्थानीय लोग उग्र हो गए और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वही मुआवजा की मांग कर रहे हैं। घटना की जैसे ही सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन वहां पे पहुंचा हुआ है और जो आक्रोशित लोग हैं उसे समझाने बुझाने की प्रयास किया जा रहा है ताकि जो जाम है वो हट सके। लेकिन लोग वहां पे आक्रोशित है। कारण ये बताया जा रहा है कि हल्के के किसी बात को लेकर कहा सुनी और बात इतना बढ़ गया कि युवक को बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल जो स्थिति है वहां पे तनावपूर्ण बना हुआ है। जो आक्रोशित लोग हैं वो सड़क जाम किए हुए हैं। जी। और मुंगेर में गंगा के तेज बहाव में बहकर आए गाय के 2 बछड़ों को गंगा की तेज धारा का सामना करते स्थानीय गोताखोरों ने उन दोनों का सफल रेस्क्यू किया। करीब 4 दिनों से दोनों बछड़े गंगा की तेज धार से बचने के लिए मुंगेर किला की दीवार के सहारे एक छोटे से कोने में खड़े थे, जहां से निकलने का कोई साधन ही नहीं था। साहसी गोताखोरों ने बाढ़ में फंसे दोनों बछड़ों का रेस्क्यू किया है। दोनों बछड़ों को एक एक कर बबुआ घाट पर ऊंचे स्थान पर सफलतापूर्वक लाया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये बछड़े प्रयासरत तो हैं, कोशिश तो उनकी तरफ से भरपूर की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो निकल जाएं, लेकिन रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और यही वजह है कि गोताखोरों ने ये साहसी कदम उठाया और इन दोनों ही बछड़ों का सफल रेस्क्यू किया। आप देखिए कैसे इन बछड़ों को अपनी ओर लाते हुए ये गोताखोर नजर आ रहे हैं और इन्हें इस बोट पर बिठाकर सीधे किनारे तक छोड़ दिया गया है। पूरे 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिनों से ये बछड़े वहां पर फंसे हुए थे, दीवार के सहारे खड़े थे और किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी कि किसी भी तरीके से वो बाहर निकल पाए। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन इन गोताखोरों की नजर जब इन दोनों ही बछड़ों पर पड़ी तो इन्होंने ये साहसी कदम उठाया और दोनों ही बछड़ों का सफल रेस्क्यू किया है।
सीधा करवाओ उनको, सीधा रखो उनको, कहाँ चढ़ा कर हम लोग ऐसे जा रहे थे, घाट घेरे हुए थे, तो हम रस्सी उस्सी घेरने के लिए जा रहे थे तो देखे टापू पर 2 गाय का बछड़ा फंसा हुआ है। उसके बाद हम थे और जिला का FRP बोट भी थे, तो हम बोले कि इनका जान जोखिम में है, तो हम लोग सोचे कि इनको है ना बचा के इसको बबुआ घाट में रेस्क्यू करके इसको रिलीज कर दे बबुआ घाट में। और अगली खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल से, जहां नासरीगंज के सैयद बिगहा में नगर से एक मगरमच्छ को पकड़ा गया। पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई 12 फुट से अधिक है और उसका वजन भी 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 अगस्त से ही इस मगरमच्छ को पकड़ने की कवायद चल रही थी। लोगों से नहर से दूर रहने की गुजारिश भी की गई थी। काफी मशक्कत के बाद इस विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, 12 फुट का ये लंबा मगरमच्छ है। विशालकाय इस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही थी वन विभाग की ओर से और आखिरकार इसे पकड़ ही लिया गया। 12 फीट का लंबा तैरता हुआ मगरमच्छ, और पहले से ही लोगों को ये चेतावनी दी गई थी कि वो नहर किनारे ना जाएं। और ऐसे में इतनी कड़ी मशक्कत के बाद अब वन विभाग की टीम ने इसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। देखिए, लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं और सभी इस मगरमच्छ को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। 10 दिन पहले से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि इस मगरमच्छ को पकड़ा जा सके, लेकिन लगातार असफल हो रही थी वन विभाग की टीम और आखिरकार ये सफलता मिल ही गई। 12 फीट के इस लंबे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाल लिया है। बता दें कि इससे पहले लगातार नहर के आसपास मगरमच्छ को देखने के बाद लोगों से ये गुजारिश की जा रही थी कि वो नहर के पास ना जाएं और आखिरकार पूरे 10 दिन की मशक्कत के बाद मगरमच्छ जाल में फंस ही गया और विभाग की टीम ने इसे पकड़ लिया है। और राजधानी पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा इलाके के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों का आशियाना बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब यहां के लोगों का रैन बसेरा पटना के मरीन ड्राइव हो गया। पिछले 5 से 6 दिनों से कई परिवार अपने परिजनों के साथ मरीन ड्राइव पर शरण लेने के लिए विवश हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। गंगा का जलस्तर बढ़ा और लोगों की परेशानियां भी बढ़नी शुरू हो गई। दियारे इलाके के रहने वाले काफ़ी लोग गंगा के बढ़ते जलस्तर से परेशान हैं और अपने घर बार को छोड़कर लोग मरीन ड्राइव पर शरण लिए हुए हैं। तो इन दियारे वाले लोगों का शरण अब बन चुका है मरीन ड्राइव। कहा जाए तो रैन बसेरा इन लोग का बना हुआ है। अपने पशु के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरकारी सहायता के इंतजार में ये लोग हैं कि सरकार इन लोग को कुछ सहायता दे, क्योंकि जो जहाँ ये लोग थे वहाँ इनका खेत था, इनके घर थे, सब डूब चुके हैं। इनकी फसल बर्बाद हो गई है और ये लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ ये लोग मरीन ड्राइव पर शरण लिए हुए हैं। काफ़ी लोग हैं, हम इनसे बातें करेंगे कितनी परेशानी है। सर कहाँ से हैं आप? हम लोग सोनपुर से रहने वाले हैं। हाँ। सबलपुर दियारा पड़ता है। जहाँ राम मनोज बाबू का विधायक जो है वहाँ का हम लोग रहने वाले हैं। क्या हुआ आप लोग? हम लोग का परेशानी ये है कि खेती बाड़ी सब डूब गया हुआ। हम लोग रोड पर आए हुए हैं, शरण ले रहे हैं। न माल को खाने का ठीक है, न अपना खाने का ठीक है, न बस्तर शरीर। हाँ, सब डूब गया है, सब डूब गया। फसल भी सब डूब गया। हाँ। सरकार तरफ से कुछ सहायता अभी तक ना, कुछ ना। हम लोग पहले जाके हैं सर, बीच दियर में रहते थे, बाढ़ आ गया था, इसलिए हम लोग रोड पर आ गए हैं। जब पानी घटेगा तब जाएंगे। और कुछ यहाँ साधन है नहीं। आपके खेत और मकान दोनों डूब गए? सब डूब गया। फसल बर्बाद? सब फसल बर्बाद हो गया। तो यहाँ पहुँचे हैं तो किस तरह से यहाँ पर गुजारा कैसे यहाँ कर रहे हैं? यहाँ समझिए कि टिका पानी सूखला के आदमी यहाँ टिका हुआ है। सरकार तरफ से कुछ सहायता कुछ नहीं मिला है सर। ये लोग मदद की गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि जिस तरह से इनके खेत बर्बाद हो चुके हैं, इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो सरकार इनके लिए और इनके पशुओं के लिए कुछ करे जिससे कि अपना ये लोग गुजर बसर कर सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, इसी बीच बिहार में जेडीयू खेमे से आपको बड़ी खबर बता दें। 3 दिनों तक पार्टी की अहम बैठक होगी। राजधानी पटना में जेडीयू की तरफ से कर्पूरी सभागार में 3 दिनों तक बैठक का आयोजन किया गया है। 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर को अहम बैठक रखी गई है। प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक होगी और खास बात यह है कि इस बैठक में
कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इससे पहले भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है तो कई अहम फैसले सामने निकल कर आते हैं। पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने की बात हो या जमीनी स्तर पर पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की बात हो, ये तमाम फैसले जेडीयू खेमे की तरफ से लिए जाते हैं। और झारखंड में सियासी हलचल के बाद आज रांची में हेमंत सोरेन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और इसमें राज्य में जारी सियासी संकट से निपटने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशेष सत्र में सरकार विश्वास मत पेश करेगी। आपको बता दें कि माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद अपना फैसला राज्यपाल को सौंप दिया है और इस फैसले में क्या है, इसे लेकर राज्य में सियासत चरम पर हो रही है और सरकार में शामिल दलों में बेचैनी भी नजर आ रही है। ऐसे में महागठबंधन ने अपने विधायकों को तोड़फोड़ की आशंका से बचाने के लिए रायपुर शिफ्ट करा दिया है। और ठीक इससे पहले झारखंड में जारी हाई प्रोफाइल सियासी उठापटक के बीच रायपुर गए झारखंड सरकार के 5 मंत्री रांची लौट आए। आरजेडी कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को लेकर रांची पहुंचे। ये सभी मंत्री उसी विमान से लौटे जिस विमान से वो कल रायपुर गए थे। और रांची में आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है जिसको लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रांची लौटे हैं। बता दें कि हेमंत सरकार को सत्ताधारी विधायकों के टूटने का डर सता रहा और ऐसे में अपनी सरकार को बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को विशेष विमान से रायपुर भेजा था, जहां ये लोग मेफेयर गोल्ड रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय हैं, कृषि मंत्री हैं, ना रिसीव करना है माननीय मंत्री जी को। क्या आप रायपुर नहीं गए थे? क्या वजह है? हम यहीं पर हैं। आप रायपुर नहीं गए थे, आप यहीं पर थे। एक मंत्री इतना अफवाह के बीच में लगातार अपना काम करते रहे। कल कैबिनेट है, कैबिनेट के लिए हम लोग 4 मंत्री लौट कर आए हैं कि आप जानते हैं प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, प्रश्न तो उन लोगों को करना चाहिए जो मीडिया ने 22-25 तारीख को ही एक कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री का सदस्य जो है चला गया या डिवार उसको किया जाएगा। लेकिन वस्तुतः हम लोग क्या देख रहे हैं, आज 31 तारीख हो गया लेकिन अभी तक न इलेक्शन कमिश्नर न गवर्नर हाउस से कोई भी हम लोग का ही आया। यहाँ से रायपुर बहुत शानदार 7 स्टार रिसोर्ट है जहाँ पे आप रुके हैं, क्या वहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, यही पहले बताइए। हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? पब्लिक जानना चाहती है क्या देखा बन्ना जी ने। मैंने कहा ना कि हमने देखा, तुमने देखा, क्या देखा? अब कब जाएंगे, फिर कब जाएंगे बन्ना जी, फिर कब जाएंगे? और बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर दल बदल के आरोपों से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस मामले में स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और माना यह जा रहा है कि यह फैसला स्पीकर कभी भी सुना सकते हैं। मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें सूत्रों के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने गवाहों के जिरह का अनुरोध करने की अनुमति मांगने वाली बाबूलाल मरांडी के वकील की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया था। बाबूलाल मरांडी पर दिसंबर 2020 में दल बदल के आरोप में मामला दर्ज किया गया और इससे पहले फरवरी 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर लिया था। हालांकि उनके दल के 2 सदस्य यानी कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने बाद में पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया था और विधानसभा अध्यक्ष ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी थी। इसमें 4 शिकायतें अलग अलग दर्ज कराई गई थी। इधर बाबूलाल मरांडी ने खुद स्वीकार किया कि उनकी सदस्यता जा सकती है क्योंकि स्पीकर पर सरकार दबाव बना रही है। और इसी बीच बाबूलाल मरांडी से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, बाबूलाल मरांडी ने रिट याचिका दायर की है। सुनवाई के तरीकों पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की और ये आरोप लगाए हैं कि एक तरफा सुनवाई की जाती है। स्पीकर ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बिना गवाही और बहस के फैसले लेने का आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। तो हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी ने रिट याचिका दायर की है और आरोप यह है कि बिना गवाही और बहस के फैसले लिए जाते हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा सुनवाई की जाती है और यही आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं।
और कोलकाता में करीब 49 लाख कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायकों के मामले में स्पीकर ट्रिब्यूनल ने बड़ी सुनवाई होने वाली है। इन तीनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने अनुशंसा की थी, जिसके बाद स्पीकर ने नोटिस भेजकर तीनों विधायकों से 1 सितंबर तक जवाब की तलब की। आपको बता दें कि कोलकाता में कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी करीब 49 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में कोर्ट से उन्हें बेल मिली, लेकिन कोलकाता छोड़कर बाहर नहीं जाने के आदेश दिए गए। और इसी बीच पलामू से आपको बड़ी खबर बताती, जहां महादलितों का घर तोड़ने का मामला सामने आया है। घर तोड़ने के मामले में मुखिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुखिया इसरार अहमद का कांग्रेस से संबंध है और कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता इसरार अहमद रह चुके हैं। इन्हीं के नेतृत्व में घर को तोड़ा गया और 2 अन्य लोगों के साथ इसरार जेल भी गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको पलामू से बता रहे हैं, जहां इसरार अहमद का कांग्रेस से संबंध की बात तो सामने आई ही है और कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर वो कार्यरत रह चुके हैं। और पाकुड़ से बड़ी खबर, जहां किडनैपर गैंग पर शिकंजा कसा गया। पुलिस की कार्रवाई में गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। घटना लिट्टीपाड़ा प्रखंड के लिट्टीपाड़ा गांव की है, जहां भरत सोरेन के घर में 2 बच्चियों को कैद कर रखा गया। आरोपी राकेश हांसदा प्रोजेक्ट 2 स्कूल धर्मपुर ने आदेशपाल के पद पर कार्यरत है और 2 सप्ताह से किराए के मकान में रहता था। आरोपी दोनों बच्चियों को बिस्कुट और चॉकलेट का लालच देकर घर में लाए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बच्ची की मां ने जब खोजबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। बार बार कहने के बाद भी जब आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला तो मौके पर भीड़ जुटी और पुलिस को जानकारी दी गई। दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की तोड़ने का फैसला लिया गया। फिर करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला, जिसके बाद बच्चियों को सही सलामत बाहर निकाला गया। इस दौरान थाना प्रभारी की सूझबूझ से आरोपी की मॉब लिंचिंग होने से बच गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। और दुमका की अंकिता मामले में बीजेपी की सक्रियता पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जमकर निशाना साधा है। रांची में जेएमएम नेता ने कहा कि जब ऐसी घटना घटती है तो बीजेपी के नेता समाज को तोड़ने के प्रयास में लग जाते हैं, जबकि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाओं पर बीजेपी के नेता चुप्पी साधे रहते हैं। साथ हुआ वो यदि 2 समुदाय का होगा तो भारतीय जनता पार्टी में एक नया नशा चढ़ जाता है कि यही मौका है समाज को तोड़ दो, जिसका प्रयास विगत 3 दिनों से रांची में और दुमका में किया जा रहा है। और राजधानी रांची के नरकोपी में एक आदिवासी लड़की के साथ रेप की घटना पर राजनीतिक दलों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। कानून का राज खत्म होने से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने भी इस घटना की निंदा की और सरकार और डीजीपी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक नाबालिग आदिवासी बच्ची को शिकार बनाया गया। इस सरकार के शासनकाल में लगभग 1300-1400 आदिवासी बेटियों की इज्जत लूटी गई है और कितने लोगों को स्पीडी ट्रायल से मुख्यमंत्री जी ने सजा दिलाई, ये भी एक आंकड़ा इनको सार्वजनिक करना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 1 दर्जन से भी कम केसेस में इनको सजा हुई है। लेकिन ये भयावहता, ये दरिंदगी पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। एक एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में देश में हर दिन 90 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ये कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि फला सरकार में कम हुए, इस सरकार में ज्यादा हुए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।